नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 12th की हिंदी। क्लास 12th की हिंदी में हमने यहाँ पर अपनी जो आरोह पाठ्य पुस्तिका है भाग 2 उसके 3 चैप्टर्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं। हमने अपने पिछले लास्ट सेशन में हमने यहाँ पर जो हमारा चैप्टर 3 था उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। वो कविता हमने बहुत अच्छे से यहाँ पर पढ़ ली थी और उसमें जो दोनों कविताएं हैं दोनों का भावार्थ हमने समझ लिया था, साथ ही साथ पाठ से जुड़े हुए प्रश्न उत्तर भी हमने कर लिए थे। और मैंने आप लोगों को होमवर्क भी दिया था कि आप इन प्रश्नों को अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे। तो आप सभी ने ये काम भी कंप्लीट कर लिया होगा। जिस किसी बच्चे ने काम कंप्लीट नहीं किया है, इन तीनों चैप्टर्स में कोई परेशानी आ रही है, कोई दिक्कत आ रही है, कोई चैप्टर समझ में नहीं आ रहा है, भावार्थ समझ में नहीं आ रहा है, तो अपनी समस्याएं चैट के माध्यम से डायरेक्टली क्लास में आप हमें बता सकते हैं, भेज सकते हैं। आपकी हर एक समस्या का समाधान किया जाएगा। तो आज हम अपना जो चैप्टर है चैप्टर 4 हम पढ़ेंगे। रघुवीर सहाय जी द्वारा यहाँ पर लिखा गया ये चैप्टर कैमरे में बंद अपाहिज नंबर 4th चैप्टर है हमारा। और इस पाठ में जैसे कि आप देख सकते हैं कि पाठ का हमारा नाम है कैमरे में बंद अपाहिज। तो इस पाठ में यहाँ पर ऐसे लोगों के बारे में बताया गया है जो पहले से ही अपने आप से परेशान है, अपने आप से दुखी है, क्योंकि किसी न किसी कारणवश उन्हें किसी न किसी विकलांगता से वो गुजर रहे हैं, किसी न किसी परेशानी से वो गुजर रहे हैं। और फिर उनको कैमरे के सामने लाकर, यानी कि लोगों के सामने लाकर उनकी उस अपंगता का, उस विकलांगता का एक तरह से मजाक उड़ाना, एक तरह से उसको बढ़ा चढ़ा कर लोगों के सामने प्रस्तुत करना। यानी कि अगर उस इंसान के अंदर थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस है भी तो उसको लोगों के सामने इस तरह से उकेरना कि उसका जो आत्मविश्वास है वही समाप्त हो जाए। ये इस तरह की एक यहाँ पर बात बताई गई है इस कविता के माध्यम से कि किस तरह से मीडिया, कैमरा या कहें तो समाचार पत्र लोगों को किस तरह से प्रभावित करते हैं, अच्छे तरह से भी और बुरी तरह से भी। तो यहाँ पे हमें ये बताया गया है। तो हम चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ, शुरू करते हैं अपने आज का सेशन। बिल्कुल आप सभी ध्यानपूर्वक पढ़ने का प्रयास करेंगे और ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास करेंगे। तो जैसे कि हमने यहाँ पर बताया कि रघुवीर सहाय जी द्वारा लिखी गई ये जो कविता है कैमरे में बंद अपाहिज, इसको हम आज पढ़ने जा रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम रघुवीर सहाय जी के जीवन परिचय को जानेंगे। जैसे कि मैं आपको हर बार बताती हूँ, हर बार कहती हूँ कि आपका जो भी आपकी कविता होती है, अगर आपके एग्जाम में आती है, अगर एग्जाम में उसका कोई भी पार्ट आता है, कोई भी पद आता है, तो क्या होता है कि सबसे पहले अगर आपको भावार्थ लिखना है तो आपको कवि और कविता का नाम भी आपको लिखना होता है। तो याद रखेंगे, इसके जो कवि है वो है रघुवीर सहाय जी और कविता का नाम है कैमरे में बंद अपाहिज। रघुवीर सहाय जी के जीवन परिचय को हम पढ़ेंगे पहले। जन्म सन 1929, लखनऊ उत्तर प्रदेश। जन्म हुआ था 1929 लखनऊ उत्तर प्रदेश में। प्रमुख रचनाएं अज्ञेय द्वारा संपादित दूसरा सप्तक 1951 में, आरंभिक कविताएं महत्वपूर्ण काव्य संकलन है सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो। पत्रकारिता ऑल इंडिया रेडियो के लिए हिंदी समाचार विभाग से संबंधित रहे और फिर हैदराबाद से निकलने वाली पत्रिका कल्पना और उसके बाद दैनिक नवभारत टाइम्स तथा दिनमान से संबंध रहे। सम्मान साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको दिया गया। निधन 1990 दिल्ली में इनका निधन हो चुका था। तो यहाँ पर
जो मेन बातें हैं रघुवीर सहाय जी के बारे में वो हमने यहाँ पर जानी, लेकिन जब आप इनके जीवन परिचय को आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे तो उसमें आप सबसे पहले कवि का जीवन परिचय लिखेंगे, उसके बाद उनकी रचनाएं अलग से लिखेंगे, उनके जन्म मृत्यु का भी डिस्क्रिप्शन देंगे। तो इस प्रकार यहाँ पर जीवन परिचय हमारा क्लियर होता है। अब हम पाठ को पढ़ना शुरू करेंगे। यहाँ पर हम अपने इस कविता को पढ़ना शुरू करेंगे। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, ये जो हमारा चैप्टर है इसका नाम है कैमरे में बंद अपाहिज। तो यहाँ पर ये जो कविता है या कहानी है ये यहाँ पर ली गई है लोग भूल गए। जो इनकी जो रचनाएं हैं उनमें लोग भूल गए एक जो रचना इनका संग्रह है उससे ली गई है, और किस तरह से शारीरिक चुनौती को झेलते हुए, यानी कि जो व्यक्ति पहले से ही किसी शारीरिक चुनौती को झेल रहा है और उसको टेलीविजन कैमरे के सामने किस तरह के सवाल उससे पूछे जाते हैं और क्यों, क्योंकि कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए उसके लिए कैसी भाव भंगिमा की अपेक्षा की जाती है। और देखिए यहाँ पर किसी की पीड़ा को बहुत बड़े दर्शक वर्ग तक पहुंचाने वाले व्यक्ति को उस पीड़ा के प्रति संवेदनशील होने और दूसरों को संवेदनशील बनाने का दावेदार होना चाहिए। अगर आप किसी की प्रॉब्लम्स को दूसरे के सामने रख रहे हैं, किसी की समस्या को अगर आप दूसरों के सामने रख रहे हैं, तो आपको उस व्यक्ति के प्रति तथा उसकी समस्या के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। आपको ऐसा होना चाहिए कि आप भी उसके साथ संवेदनशीलता बरतो और इस तरह से उसकी प्रॉब्लम्स को दूसरों को बतानी चाहिए ताकि उन व्यक्तियों के मन में भी उसके लिए संवेदनशीलता आए। यही आपका कर्तव्य है। लेकिन आज के समय में जब सारी चीजें व्यवसाय से जुड़ चुकी है, कारोबार से जुड़ चुकी है, तो ऐसे समय में जब किसी भी न्यूज चैनल, किसी भी न्यूज़पेपर या किसी पत्रकारिता की अगर हम बात करें तो टेलीविजन स्टूडियो के भीतर की जो दुनिया है वो ये सारी चीजें रघुवीर सहाय जी इन सारी चीजों को उभारते हैं कि क्या सब चीजें टेलीविजन की दुनिया के अंदर या टेलीविजन की जो स्टूडियो है उसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। तो यहाँ पर यह कविता एक ऐसे व्यक्ति की ओर इशारा करती है जो दुख दर्द यातना वेदना को बेचना चाहते हैं। इस कविता को आप पढ़ेंगे तो आप समझ पाएंगे कि क्या कुछ इस कविता के अंदर बताने की कोशिश की गई है। जैसे कि मैंने कहा कि ये कविता शारीरिक चुनौती झेलते हुए लोगों के प्रति संवेदनशीलता के लिए संवेदनशीलता अपनाने के लिए प्रेरित करने के रूप में ये पाठ को लिखा गया है। और इसके लिए कवि ने बहुत से चित्रों को रेखांकित यहाँ पर किया है और वो दिखलाते हैं कि किस तरह करुणा जगाने के मकसद से शुरू हुआ एक ये कार्यक्रम कैसे क्रूर बन जाता है। लोगों के दिलों में किसी व्यक्ति के लिए संवेदनशीलता जगानी थी, लोगों के मन में किसी व्यक्ति के लिए करुणा या दया भाव जगाना था, लेकिन लास्ट में कैसे ये जो एक तरह की ये जो तरीका है, ये जो कार्यक्रम है, ये कैसे क्रूर बन जाता है, कैसे आदमी को और दुखी कर देता है। शुरू करते हैं हम अपने चैप्टर को। कैमरे में बंद अपाहिज। कैमरे में बंद अपाहिज। तो सबसे पहले कविता का यहाँ पर जो प्रतिपाद्य विषय दिया गया है, ये इस कविता में देखिए एक शारीरिक चुनौती झेल रहे व्यक्ति की पीड़ा को के साथ साथ दूर संचार के माध्यमों के चित्र को भी रेखांकित किया गया है। और इस कविता में जो संचालक होते हैं, टीवी जो संचालक होते हैं, वो स्वयं को शक्तिशाली तथा दूसरों को कमजोर मानते हैं। वो किस तरह से पूछते हैं प्रश्न, वो आप यहाँ पर देखिए। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान,
हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान, हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में। बंद कमरे यानी कि स्टूडियो में, ठीक है। तो यहाँ पर कहा कि हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान, हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में और उससे पूछेंगे कि तो क्या आप अपाहिज हैं? तो आप अपाहिज क्यों हैं? आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा। कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा। हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है? जल्दी बताइए वह दुख क्या है? बता नहीं पाइएगा। तो देखिए यहाँ पर कवि मीडिया के लोगों की मानसिकता का वर्णन कर रहे हैं। जो मीडिया के लोग होते हैं वो किस तरह से स्वयं को समर्थ तथा शक्तिशाली मानते हैं। उनको लगता है कि इस समय पर सबसे ज्यादा जो पावर है वो उन्हीं के पास है। तो मीडिया के लोगों की मानसिकता को यहाँ पर इस कविता में दर्शाया गया है और वे ही दूरदर्शन पर बोलते हैं। दूरदर्शन पर वे ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कि हम समर्थ शक्तिवान, मतलब वो अपने आप को दिखाते हैं कि हम बहुत ज्यादा शक्तिवान हैं। और अब वो बंद कमरे, हम एक दुर्बल को लाएंगे। अब वो कहते हैं अब वे एक बंद कमरे अर्थात स्टूडियो के अंदर एक कमजोर व्यक्ति को बुलाएंगे, एक दुर्बल को लाएंगे। दुर्बल यानी कि कमजोर व्यक्ति को लाएंगे और बुलाएंगे और उससे फिर प्रश्न पूछेंगे। उससे क्या करेंगे? प्रश्न पूछेंगे। और प्रश्न कैसे पूछेंगे? उससे प्रश्न पूछेंगे कि क्या आप अपाहिज हैं? यदि आप अपाहिज हैं तो आप अपाहिज क्यों हैं? क्या आपका अपाहिजपन आपको दुख देता है? तो ये प्रश्न इतने ज्यादा बेतुके हैं, ये प्रश्न इतने ज्यादा बकवास है कि एक अपाहिज को उससे पूछा जा रहा है कि क्या आप अपाहिज हैं? आपका अपाहिजपन कैसे हुआ? आपको ये अपाहिजपन दुख देता होगा। तो इस तरह से ये बेतुके सवाल उससे किए जाते हैं और जब अपाहिज इन प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाएगा, क्योंकि वो कैसे इन प्रश्नों का उत्तर देगा जो पहले से ही अपनी शारीरिक पीड़ा को, अपने शारीरिक कष्ट को झेल रहा है, तो वो कैसे इन प्रश्नों का उत्तर दे रहा है, जो दे पाएगा जो पहले से ही इस शारीरिक चुनौती को झेल रहा है। देखिए, तो जिससे वो क्या हो जाएगा? चुप हो जाएगा। वो क्या होगा? जब उससे ऐसे ऐसे सवाल पूछे जाएंगे तो वो और ज्यादा डर जाएगा, और ज्यादा सहम जाएगा और वो चुप हो जाएगा और वो इसका उत्तर नहीं दे पाएगा। और इस बीच जब वो चुप रहेगा तो जो प्रश्न करता होगा, यानी कि आपने देखा होगा ना कि जो साक्षात्कार लेते हैं, तो वो जो प्रश्न करता होगा वो कैमरे वाले को निर्देश देगा कि इसको, यानी कि अपाहिज को स्क्रीन पर दिखाओ, बड़ा बड़ा दिखाओ, और फिर उससे प्रश्न करेगा कि आपको क्या कष्ट है? अपने दुख को जल्दी बताइए। अपाहिज इन प्रश्नों का फिर से उत्तर नहीं दे पाएगा, क्योंकि ये प्रश्न उसके शारीरिक चुनौती का, शारीरिक विकलांगता का मजाक उड़ाते हैं। तो वो कैसे इन प्रश्नों का उत्तर दे पाएगा? उसके बाद देखिए, यहाँ पर जो कवि है, यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं कि जो मीडिया के जो लोग होते हैं, मीडिया के सामने आपने देखा होगा कि मीडिया के हमेशा आपने साइड इफेक्ट्स भी देखे होंगे और अच्छाई भी देखी होगी कि कई बार जो बात है ही नहीं वो बात भी इतनी बड़ी हो जाती है, इतनी बड़ी हो जाती है कि बवाल उठ जाता है। और जो बात कई बार बिल्कुल छोटी सी है वो बात बहुत बड़ी बन जाती है, बहुत लोगों तक प्रेरणा देती है। तो इस एक जो लिमिट्स हैं, कुछ जो लिमिट्स हैं उनको क्रॉस नहीं करना चाहिए। अब देखिए, यहाँ पर आप अपने चैनल को आगे ले जाने के लिए, आप अपने चैनल को अपने दूसरों से कॉम्पिटिट करने के लिए, दूसरों से प्रतियोगिता करने के लिए, अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति को दुख दे रहे हो, तो ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है।
ये आप केवल व्यावसायिक तौर पर आप इसको काम को कर रहे हो, आपके अंदर इंसानियत और मानवता नहीं है। तो देखिए यहाँ पर जो विशेष है इस पद में, यहाँ पर मीडिया की जो मानसिकता है उस पर करारा व्यंग किया गया है, ठीक है। और दूसरा है कि काव्यांश में नाटकीयता है, जैसे नाटक होते हैं ना, नाटक करते हैं हम, नाटक को लिखते हैं, तो बिल्कुल उसी तरह से ये लिखा गया है। दूसरा, भाषा इसकी सरल व सहज है और शब्द शक्ति का प्रयोग, व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग यहाँ पर बहुत अच्छे से किया गया है। आगे पढ़ेंगे इसको। सोचिए, बताइए, आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है? कैसा यानी कि कैसा लगता है, और हम खुद इशारे से बताएंगे क्या ऐसा लगता है। सोचिए, बताइए, थोड़ी कोशिश तो कीजिए, यह अवसर खो देंगे कि आप इस तरह से। अब यहाँ पर जब वो व्यक्ति नहीं बता पाएगा, जब वो व्यक्ति नहीं बता पाएगा तो बार बार उसको प्रेशराइज किया जा रहा है, उसको प्रेशर किया जा रहा है, उसको दबाया जा रहा है कि सोचिए, बताइए कि आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है। कैसा यानी कैसा लगता है, हम खुद इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा लगता है। सोचिए, बताइए, थोड़ी कोशिश तो कीजिए, यह अवसर खो देंगे, यानी कि ये एक बहुत अच्छा मौका है जब आप अपनी बात को यहाँ पर रख सकते हैं, अपनी बात को बता सकते हैं। तो इस तरह से अब यहाँ पर कवि कहते हैं कि जो मीडिया के जो लोग हैं वो अपाहिज से बेतुके सवाल करते हैं, ऐसे सवाल जिनका कोई तुक नहीं है। अपाहिज होकर वो पूछते हैं कि सोचिए और बताइए कि आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है। बताइए कि ये अपाहिज होना कैसा है, जरा सोच कर बताइए। और यदि वो नहीं बता पाता है, यदि वो व्यक्ति नहीं बता पाता है, यदि वो व्यक्ति अपने बात को नहीं कह पाता है, तो यहाँ पर वो स्वयं ही उत्तर देने की कोशिश करते हैं, यानी कि स्वयं ही बताने की कोशिश करते हैं, इशारा करके बताते हैं और बोलकर बताते हैं कि शायद उन्हें ऐसा महसूस होता होगा, कि शायद इन्हें ऐसा फील होता होगा, शायद वैसा, ये अपने काम नहीं कर पाते होंगे, काम करने में दिक्कत होती होगी, चलने फिरने में दिक्कत होती होगी, कई बार अपने इस अपाहिजपन से ये बड़े बड़े अवसर खो देते होंगे, कई बार इनका लोगों में मजाक बनता होगा। तो इस तरह से फिर वो खुद से बताने लगते हैं और खुद से इशारे करके वो बताने लगते हैं कि क्या उन्हें ऐसा महसूस होता है। तो कहते हैं कि थोड़ा सोच कर बताइए। फिर वो कहते हैं कि कोशिश कीजिए, थोड़ा सा सोच कर बताइए। यदि आप इस समय पर नहीं बताएंगे, अवसर खो देंगे, अवसर खो देंगे। फिर से कहते हैं सोचिए, बताइए, थोड़ी सी कोशिश कीजिए, यह अवसर खो देंगे। आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे और इंतजार करते हैं आप भी उसके रो पड़ने का। यह प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। तो यहाँ पर क्या कहते हैं कवि कहते हैं कि उसको बार बार फिर से प्रेशराइज किया जाता है, फिर से उस पर प्रेशर डाला जाता है कि सोचिए, थोड़ा और सोचिए, बताइए। यदि आप इस समय नहीं बता पाएंगे तो आप ये सुनहरा अवसर खो देंगे, क्योंकि अभी आप नेशनल टीवी पर हैं, अभी आप इंटरनेशनल टीवी पर हैं, अभी आप टीवी पर हैं, अभी आप समाचार पत्रों की हेडलाइंस बनने वाले हैं। तो अगर आप अभी नहीं बता पाएंगे तो आप अवसर खो देंगे, ये मौका आपके पास दोबारा नहीं आएगा, ये सुनहरा अवसर आपके पास दोबारा नहीं मिल पाएगा। यानी कि एक अपाहिज के पास इससे बढ़िया मौका और नहीं हो सकता कि वो नेशनल टेलीविजन पर है और अपनी पीड़ा को लोगों के सामने रख पा रहा है। तो उसके बाद मीडिया के लोग क्या कहते हैं कि आप जानते हैं कि कार्यक्रम को रोचक बनाने के वास्ते हम प्रश्न पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे। यानी कि जो मीडिया वाले हैं वो कहते हैं कि हमारा लक्ष्य केवल और केवल अपने कार्यक्रम को अच्छा बनाना है, अपने कार्यक्रम को रोचक, इंटरेस्टिंग बनाना है, और इसलिए हम ऐसे प्रश्न पूछेंगे कि वो इंसान रोने लगेगा। और फिर इंतजार करेंगे हम
कि आप सबके भी उसके साथ रो पड़ने का, यानी कि इफेक्ट, ऐसा प्रभाव अपना उस पर डालने का और उसके दुख में आप सबके भी रोने का, अगर आप सब रोओगे तो हमारे चैनल की सार्थकता बन जाएगी। तो यहाँ पर इसके लिए हम ऐसे प्रश्न पूछेंगे तो वो रोने लगेगा। तो अब यहाँ पर देखिए लेखक समाज पर भी कटाक्ष करते हैं कि वे भी उसके रोने का इंतजार कर रहे हैं, वे भी उस अपाहिज के रोने का इंतजार कर रहे हैं कि वो कब रोएगा, और उन्हें और यह वह प्रश्न दर्शकों से नहीं पूछेगा। आगे कहते हैं, फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे। देखिए ये हमारा कंप्लीट हो चुका है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए जो ये पद हमने पढ़ा, इसमें कवि ने क्षीण होती जो मानवीय संवेदनाएं हैं, जो इंसान के अंदर जो भावनाएं हैं, उनके समाप्त होने की बात यहाँ पर की गई है। दिखाया है कि किस तरह मानव की संवेदनाएं, मानव के अंदर इंसानियत, एक इंसान होने का जो कर्तव्य और एक जो मानव होने की जो संवेदना है, मानवीय गुण जो है, वो धीरे धीरे क्षीण हो रहे हैं, समाप्त हो रहे हैं। केवल अपने स्वार्थ को अब मनुष्य यहाँ पर देखने लगा है कि जहां से मेरा काम सीधा हो जाएगा, मेरा जो उल्लू है वो सीधा हो जाएगा, तो बाकी के चाहे किसी को किसी तरह का दुख हो, किसी को किसी तरह का कष्ट हो, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है, किसी की प्रॉब्लम से कोई लेना देना नहीं है, किसी की पीड़ा से कोई लेना देना नहीं है, किसी के किसी भी चीज से मुझे कोई लेना देना नहीं है। तो इस तरह से यहाँ पर कवि ने क्षीण होती मानवीय संवेदनाओं का चित्रण किया है। और ये जो नेशनल टेलीविजन है, इंटरनेशनल टेलीविजन है, उनके कार्यक्रम निर्माताओं, उनके जो कार्यक्रम निर्माता हैं, जो नेशनल टेलीविजन पर जो न्यूज चैनल्स हैं या जो बाकी के जो नेशनल टेलीविजन हैं, उनके निर्माताओं पर यह करारा व्यंग किया है कि वो लोग अपने चैनल को सुपर हिट दिखाने के लिए, अपने चैनल को बहुत अच्छा दिखाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं रचना में नाटकीयता और व्यंग साफ साफ हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, इस तरह से आगे बढ़ेंगे। फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे, फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे फूली हुई आंखों की एक बड़ी तस्वीर, फूली हुई आंखों की एक बड़ी तस्वीर, बहुत बड़ी तस्वीर, और उसके होठों की एक कसमसाहट भी। आशा है कि आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे और एक कोशिश। दर्शक धीरज रखिए, देखिए हम दोनों को संग रुलाने वाले हैं। तो देखिए वो अपने कृत्य पर खुश होने वाले हैं कि हमने दोनों को साथ में रुलाने का प्रयास किया है। तो अब यहाँ पर कवि कहते हैं कि जो टीवी चैनल्स वाले हैं, जो न्यूज वाले हैं, जो नेशनल टेलीविजन वाले हैं, वो अपाहिज का एक तरह से मानसिक शोषण करते हैं। अब वो जो रो रो कर जो उसकी आंखें फूल चुकी है, जो उसकी आंखें सूज गई है रो रो कर, क्योंकि उसका जो दर्द है वो मुंह से ना निकलकर आंसुओं से निकल रहा है, वो कुछ कहने लायक है ही नहीं। जिस चुनौती को वो कई सालों से झेल रहा है, कई सालों से उस चुनौती से वो लड़ रहा है, आज उसकी चुनौती का खुलेआम मजाक इस तरह से बनाया जा रहा है, तो वो अपना दर्द कह नहीं पा रहा है, उनको आंसुओं के रास्ते वो निकाल रहा है और रो रो कर उसकी आंखें फूल चुकी हैं, सूज चुकी हैं। तो यहाँ पर अपाहिज का मानसिक शोषण ये लोग कर रहे हैं और उसकी फूली हुई आंखों की तस्वीर को अब बड़े बड़े पर्दे पर दिखाया जाएगा, उसको जूम करके दिखाया जाएगा। देखिए कैसे इनकी आंखें रोते रोते सूज चुकी हैं और उनके होठों की बेचैनी, अब जो कैमरा है वो होठों की तरफ जाएगा और उनके होठों पर होने वाली जो
बेचैनी है, कुछ ना बोल पाने की जो तड़प है, यानी कि आग उसके अंदर बहुत ज्यादा है, दुख उसके अंदर बहुत ज्यादा है, वो अपने लिए भी बोलना चाहता है और अपनी शारीरिक चुनौती के लिए भी बोलना चाहता है, लेकिन उसके पास शब्द नहीं है क्योंकि उससे जो पूछने का तरीका है वो बहुत ज्यादा गलत है। तो इस तरह से इस कुछ ना बोल पाने की जो तड़प है उसको भी जूम करके दिखाएंगे, उसको भी बड़े टेलीविजन पर दिखाएंगे और ऐसा करके वो दर्शकों को उसकी पीड़ा बताने की कोशिश कर रहे हैं। आशा है कि आप उसकी अपंगता को उसकी पीड़ा मानेंगे। तो जब उसको इस तरह से जूम करके दिखाया जाएगा और दिखाया जाएगा कि वो कुछ नहीं बोल पा रहा है, तो आप उसकी पीड़ा इसको समझने लगेंगे और कोशिश करेंगे, उसको इतना जूम करके दिखाएंगे, इतना उसको ऐसे ऐसे प्रश्न करेंगे, कोशिश करेंगे कि वो रोने लगे और जो देखने वाले लोग हैं वे रोने लगे। तो यहाँ पर जो साक्षात्कार लेने वाला है, जो इंटरव्यू लेने वाला है, वो दर्शकों को धैर्य धारण करने के लिए कहता है एक कोशिश और, दर्शक धीरज रखिए, देखिए हम दोनों को संग रुलाते हैं। यानी कि आप थोड़ा आता है ना कि बने रहिए हमारे चैनल के साथ, इसको हम कंटिन्यू करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो इस तरह से आता है ना आपको ऐड, तो बिल्कुल आप एक्साइटेड रहते हैं, अरे बाप रे ब्रेक के बाद क्या होने वाला है, बहुत बड़ी चीजें आने वाली है, कुछ वो जो अपाहिज है वो रो रहा है, क्यों रो रहा है, कहीं उसने कुछ बता तो नहीं दिया, कहीं उसने कुछ कह तो नहीं दिया अपने बारे में, कहीं उसने अपनी अपंगता का कारण तो नहीं बता दिया। तो आप बैठे रहते हैं, बिल्कुल आप जैसे ही एडवर्टाइजमेंट, जैसे ही विज्ञापन समाप्त होता है, फिर से आप देखने लगते हैं ध्यानपूर्वक, और जब वो स्थिति उसकी दिखाई जाती है आप भी उसके साथ रोने लगते हैं। तो यहाँ पर जो टीवी कार्यक्रम वाले हैं वो कहते हैं कि एक और कोशिश, कहते हैं दर्शक धीरज रखिए, हम एक और कोशिश करते हैं और हम दोनों को संग में रुलाने वाले हैं, साथ में रुलाने वाले हैं। और इस तरह से यहाँ पर जो कवि है वो कहते हैं कि किस तरह से उस अपाहिज को परेशान करने की कोशिश की जा रही है अपने चैनल को अच्छा दिखाने के लिए। तो आप एक देख सकते हैं यहाँ पे चित्र में कि व्हील चेयर में बैठा हुआ एक व्यक्ति है और इस तरह से साक्षात्कार लेने वाला व्यक्ति उस पर माइक लगाकर उससे बार बार प्रश्न करने की कोशिश कर रहा है। आगे की पंक्तियां, आप और वह दोनों, आप और वह दोनों, कैमरा बस करो, नहीं हुआ, रहने दो, पर्दे पर वक्त की कीमत है, अब हम सब मुस्कुराएंगे। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि अब जो साक्षात्कार लेने वाला है वो आप लोगों को धैर्य धारण करने को कह रहा है और कह रहा है आपको और दोनों को साथ में रुलाएंगे, आपको और उसको दोनों को साथ में रुलाएंगे। और तभी अचानक से वो निर्देश देते हैं अपने कैमरे वाले को, कैमरा बंद करो, बस करो, नहीं हुआ, रहने दो, पर्दे पर वक्त की कीमत है। यानी कि तभी वो निर्देश देते हैं कि आप अपने इस कैमरे को बंद करो, क्योंकि जो अपाहिज है वो अपना दर्द पूर्णतः व्यक्त नहीं कर पाया है। कोई बात नहीं, वो अपना दर्द पूर्णतः व्यक्त नहीं कर पाया है, अपनी परेशानी को नहीं बता पाया है, तो कोई बात नहीं, क्योंकि पर्दे पर तो समय की बहुत ज्यादा कीमत है। और जैसे ही ये कार्यक्रम बंद होता है, क्योंकि कार्यक्रम बंद हो जाता है और पर्दे पर सभी जो लोग होते हैं, कार्यक्रम में जो कार्यरत लोग होते हैं, वो मुस्कुराने लगते हैं और कहते हैं, ये घोषणा की जाती है कार्यक्रम के अंत में। आपने देखा होगा कि जब भी कोई भी न्यूज चैनल हो या नेशनल टेलीविजन हो, जब भी कोई उसमें कार्यक्रम आता है तो उसके पहले भी होस्ट और अंत में भी उसको जो होस्ट करता है वो आपको बताता है। तो इस तरह से यहाँ पर जो होस्ट करने वाला व्यक्ति है वो कहता है कि यह घोषणा करते हुए कि आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम, आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से भरपूर ये कार्यक्रम, यानी कि हमने इस अपाहिज को दिखाकर कोई गलती नहीं की, ये तो सामाजिक उद्देश्य से भरपूर एक कार्यक्रम आप देख रहे थे और बस थोड़ी सी कसर इसमें रह गई और कि हम दोनों को साथ में रुला नहीं पाए।
यानी कि दर्शकों को और उस व्यक्ति को साथ में रुला नहीं पाए। और लास्ट में कहते हैं कि यह कार्यक्रम देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। तो इस तरह से पर्दा गिर जाता है, इस तरह से जो कार्यक्रम है वो समाप्त हो जाता है और कैमरा बंद हो जाता है। तो यहाँ जो लास्ट हमने पंक्ति पढ़ी इसमें यहाँ पर अपाहिज की बेचैनी वो मीडिया वो जो दर्शक है उनकी संवेदनहीनता को, ध्यान रखिएगा, संवेदनशीलता नहीं, संवेदनहीनता को दर्शाया गया है कि किस तरह से वे संवेदनाहीन हो चुके हैं। वो उस व्यक्ति की परेशानी को नहीं देख रहे हैं, उस व्यक्ति के दुख को नहीं देख रहे हैं। और दूसरा यहाँ पर पूर्ण रूप से नाटकीय यहाँ पर ये दृश्य दर्शाया गया है और बहुत सारी चीजें इसमें है इस कार्यक्रम को लेकर। तो इस तरह से हमारा ये जो चैप्टर है, ये जो पार्ट है, ये कंप्लीट यहाँ पर हो चुका है और हमने बहुत अच्छे से इस चैप्टर को पढ़ा, कैमरे में बंद अपाहिज। और मैं आशा करती हूँ कि आपको ये चैप्टर समझ में भी आ गया होगा, ये पाठ आपको समझ में आ गया होगा और पाठ का जो भावार्थ है वो भी आपको समझ में आ गया होगा। तो जो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा उसमें हम एक एक आपका पैरा यहाँ पर लेंगे और उससे जुड़े हुए कुछ जो प्रश्न हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। तो बच्चों, इस तरह से हमारा आज का जो ये चैप्टर है ये कंप्लीट हो चुका है और हमने बहुत अच्छे से पाठ को पढ़ लिया। पाठ के भावार्थ को भी मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की आपके सामने और मैं आशा भी करती हूँ कि आप लोगों को पाठ का भावार्थ समझ में आ गया होगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी है या पाठ समझ में नहीं आया है तो जो नेक्स्ट हमारा सेशन होगा उसमें हम एक एक पद के भावार्थ को आपको रिटन में देंगे, आप उसको अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे और साथ ही साथ पाठ से जुड़े हुए प्रश्नोत्तर भी हम करेंगे। तो आज जो कुछ भी पढ़ा है उसको घर पर जरूर रिवाइज करें। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।